नमस्कार। देश में राजनीतिक खबरें चुनाव के वक्त और तेज हो जाती हैं। उन खबरों के बीच में कई तरह की खबरें आती हैं। कहीं चुनाव हो रहा होता है तो उसमें ईडी, सीबीआई उसके भेजे जाने पर इस पर विश्लेषण होता है कि चुनाव के वक्त ही विपक्षी दलों के ऊपर ईडी और सीबीआई भेजे जाने के क्या निहितार्थ हैं और क्यों ऐसा किया जा रहा है। इन विश्लेषणों के बीच एक दूसरा विश्लेषण इस बात का भी होता है कि क्या ये संस्थान ईडी, सीबीआई ये निष्पक्ष काम कर रहे हैं या नहीं। इस बात का विश्लेषण आज एक नई खबर से करेंगे। हालांकि खबरों की दुनिया में ये कोई नई खबर नहीं है, लेकिन खबर ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने सम्मन भेजा है और ईडी ने सम्मन भेजकर 2 नवंबर यानी कल अरविंद केजरीवाल को ईडी के दिल्ली मुख्यालय में पेश होने के लिए भेजा है, बुलावा भेजा है। इसका विश्लेषण करना जरूरी हो जाता है। विश्लेषण करते हुए हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि कानून क्या कहता है, न्यायपालिका क्या पक्ष रखती है और इसमें जहां कहीं भी कोई दिक्कत हुई है उसमें न्याय अपना काम करेगा। हम इसका सियासी विश्लेषण केवल करेंगे। जांच होगी, ईडी जांच करेगी, कोर्ट में पेश करेगी, आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रखेगी, वो एक न्यायिक प्रक्रिया चलती रहेगी, उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन टिप्पणी इस बात पर जरूर है कि इसके राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है, राजनीतिक मायने क्या है और राजनीति में इन घटनाओं का क्या असर होगा। तो सूचना और खबर जो है वो ये है कि ईडी ने सम्मन भेजा है। दिल्ली सरकार की पुरानी एक्साइज पॉलिसी यानी जो शराब की बिक्री की नीति थी उसे बदल करके दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लागू की और इन दोनों के बीच विवाद हुआ। मनी लॉन्ड्रिंग केस सामने आया और लंबे समय से बीजेपी का आरोप हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का, शराब घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत इस घोटाले के अंतर्गत ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और मनीष सिसोदिया के बाद अब नोटिस अरविंद केजरीवाल पर आई है। आम आदमी पार्टी का दावा है, उनके प्रवक्ताओं का यह कहना है कि ये जो 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस भेजा है, इसके बाद वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, क्योंकि ठीक इसी तरह उन्होंने मनीष सिसोदिया को बुलाया था और जिस दिन जांच के नाम पर बुलाया, सुनवाई और बयान दर्ज कराने के नाम पर बुलाया और फिर गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि इस बार भी अरविंद केजरीवाल को जब वो बुला रहे हैं तो वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे। और आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि ये सौरभ भारद्वाज उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को खत्म करने की भाजपा की साजिश है। उनकी दूसरी मंत्री अतिशी कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की पूरी योजना बनाई जा चुकी है। ऐसे में दिल्ली सरकार ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी के 3 मंत्री सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया ये पहले से ही जेल में हैं और उनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह इन्हीं शराब नीति के मामलों के तहत जेल में बंद कर दी गए। ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार की पुरानी एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मामले के लिए बुलाया है। इसलिए आम आदमी पार्टी कहती है कि आम आदमी पार्टी एक अकेली पार्टी है जो बीजेपी को हरा सकती है, इसीलिए उसको परेशान किया जा रहा है। यहां तक वो कह रही है आम आदमी पार्टी की यह अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक हत्या करने की एक साजिश है, पार्टी खत्म करने की साजिश है। इस बात को अगर देखें तो इसका एक दूसरा पक्ष भी है। इसका एक पक्ष ये है कि अदालत, जो न्यायपालिका है, वो बार बार सरकार से या ईडी सरकार के संगठनों से ये पूछ रही है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मामले में, यानी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मामले में
मनी ट्रोल जो हुआ है, मनी ट्रेल जो हुआ है, यानी पैसे का लेन-देन हुआ है, इसके सबूत कहाँ हैं? लेकिन आज की तारीख तक अगर हम बीबीसी के आर्टिकल के हवाले से बात करें तो आज की तारीख तक सीबीआई ने और न तो ईडी ने मनी ट्रेल का कोई भी सबूत न्यायालय में पेश नहीं किया है। और आम आदमी पार्टी इस बात को आधार बना करके यह बात कह रही है कि आप सबूत कोई पेश नहीं कर पा रहे, केवल आरोपों की बुनियाद पर वे सारे लोग ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि कैसे हम पूरी आम आदमी पार्टी को घर सकें। जांच एजेंसियां आम आदमी पार्टी के गिरफ्तार करने के लिए जो कोशिश कर रही हैं, उसके लिए भी सबूत पेश नहीं कर पा रही हैं और जांच लंबी खींच रही है। जमानत के लिए जब याचिका दायर की जा रही है तो उस पर अड़ंगा डाला जा रहा है और ईडी का सम्मन इस बीच में जब आया, ये समझ से परे। 2 नवंबर को अगर अरविंद केजरीवाल को बुलाया जा रहा है और ये खबर उसी दिन आई, 2 दिन पहले, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी गई और आरोप ये लगाया गया कि 300 कुछ करोड़ रुपए का मामला है जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए जिसके घोटाले की बात कही जा रही है और इससे पूरे पूरे भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। इसके कुछ राजनीतिक मायने हैं। आम आदमी पार्टी और इस पूरे घटना में जो पूरा मामला आया है वो 338 करोड़ रुपए का जो ट्रांसफर का मामला है, इसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। पीएमएलए कोर्ट के तहत सम्मन जारी किया गया, 11 बजे पहुंचना है और ईडी ने कहा है कि अब निरस्त की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने और लागू करने में अरविंद केजरीवाल तमाम जगहों पर संपर्क में थे और इसका एक सूत्र जुड़ता है। जो बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति यानी जो तेलंगाना की पार्टी है, उनकी नेता तेलंगाना की मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता के अकाउंटेंट बुची बाबू, इनका बयान जब दर्ज किया गया तो बिची बाबू ने ये कहा कि के कविता और केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ये लोग आपस में संपर्क में थे, पॉलिटिकली संपर्क में थे और कविता ने कहा कि 19 मार्च 2021 को विजय नायर जो आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी थे, जो इस मामले में गिरफ्तार भी हो चुके हैं, उनसे मुलाकात की और 338 करोड़ का संदिग्ध हस्तांतरण ईडी कर रही है और इसके आधार पर वो मनीष सिसोदिया के बाद अब अरविंद केजरीवाल को पकड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने सोमवार को सिसोदिया की जमानत याचिका सुनवाई करते हुए ईडी के जांच रिकॉर्ड को देखा और उस पे उन्होंने कहा कि 8 महीने में इस मामले की पूरी हो जाएगी। यदि सुनवाई में देर होती है तो सिसोदिया 3 महीने में इन मामलों में जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं और अभी फिलहाल उनको जमानत नहीं दी जाएगी। 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए थे सेम इसी मामले में। 28 फरवरी को उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया गया था और अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से अरविंद केजरीवाल को ये नोटिस भेजी गई और जिसके जरिए कोशिश की जा रही है कि अब अरविंद केजरीवाल को 2 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसी बात आम आदमी पार्टी सबूतों के जरिए कह रही है। अब इसका पूरा विश्लेषण अगर पॉलिटिकल विश्लेषण करना चाहें तो इसका एक अर्थ तो ये दिखता है कि क्या, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं और इसका मेरा विश्लेषण करने का अपना आधार है। बिहार में पुल गिरा तो बीजेपी और उसकी समर्थक मीडिया राष्ट्रीय खबर बना करके बिहार को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिए और कल एक खबर आई है, आज के अखबारों में छपी है कि उत्तर प्रदेश में जिस पुल का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया, उद्घाटन के ठीक 10 घंटे बाद उस पुल में दरार आ गई और उसकी जांच करने वालों ने कहा कि यह पुल कभी भी गिर सकता है। उस पर कोई बहस आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस पृष्ठभूमि पर मैं इस पूरे ईडी सम्मन और इनके विश्लेषण करने के लिए आपको ले चल रहा हूं। अब एक घोटाले पर आते हैं और वो घोटाला है मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला। इसके एक विशल ब्लोअर है आनंद राय, डॉक्टर आनंद राय। उनसे मैं मिला, उनसे सारी बातचीत हुई और अंत में पता ये चलता है कि केंद्र से लेकर के राज्य की कई सरकारें और तमाम लोग मिलकर के उस घोटाले में, जिसमें सीधे बात किस तक पहुंचती है, शिवराज सिंह चौहान जो बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री हैं,
आज उस घोटाले पर कोई जांच नहीं, कोई ईडी की जांच नहीं चल रही, कोई सीबीआई का मुकदमा नहीं चल रहा है, कोई एनआईए नहीं जा रही, और वो अगले चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, लड़ रहे हैं चुनाव। बिहार के लालू प्रसाद यादव को चारा चोर बनाया जाएगा, जबकि उन्होंने खुद चारा चोरी के पूरे मामले में जांच बिठाना शुरू किया, और जगन्नाथ मिश्रा तक के जब आंच पहुंचने लगी तो वो उन पर कोई चोरी का वो तमगा नहीं दिया जाएगा। जो विपक्ष में लड़ता दिख रहा है, एक बार विचार करिए कि ये सारी गोलबंदी उसी खेमे की तरफ क्यों हो रही है। हम इसका विश्लेषण करना चाह रहे हैं केवल, और इस विश्लेषण के जरिए हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आज कहां खड़ी है। अब जरा आम आदमी पार्टी की बात करिए। आम आदमी पार्टी ने जिस दिन से राजनीति शुरू की, वो एक आंदोलन की उपज थे, जिस आंदोलन में आरएसएस के लोग ठीक ठाक भूमिका निभा रहे थे, 2G 3G घोटाला और तमाम लोगों को बदनाम किए जाने का। और उसके बाद एक पार्टी सत्ता में आती है। एक पार्टी सत्ता में आती है, तमाम आरोप लगते हैं उसके ऊपर, तमाम लोग उसे छोड़कर जाते हैं, उसके तमाम कार्य प्रणालियों पर सवाल उठाए जाते हैं, और उसकी आलोचना होती है। लेकिन उसने दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था, जो सरकारी शिक्षा है, सरकारी अस्पताल हैं, इनमें एक आमूलचूल बदलाव किया। इसका एक असर उनकी छवि के ऊपर पड़ता है। लेकिन जिस दिन केजरीवाल को यह समझ में आया कि केवल इससे वो राजनीति नहीं कर पाएंगे, तो अरविंद केजरीवाल ने तमाम उन मुद्दों पर ऐसे स्टैंड लिए जिस पर वो इस कदर राजनीति कर रहे थे, गोया वो बीजेपी को भी पछाड़ देंगे। 370 धारा का जो संशोधन था, उस पर सबसे पहले अरविंद केजरीवाल खड़े हो गए कि हम ये समर्थन करते हैं। केंद्र सरकार ने कश्मीर से 370 को हटाने के लिए ये काम शुरू किया, और बाद में जब उनके ऊपर आरोप लगा तो उन्होंने कहा कि ये संघीय ढांचे पर हमला है, वो राज्य सरकार के अपने जो कार्य क्षेत्र हैं उनमें दखल कर रहे हैं। तो केजरीवाल को ये बात समझने में बहुत देर लग गई। केजरीवाल ने कहा कि हर मंगलवार को हनुमान आरती होगी, और उससे बढ़कर के पिछले साल इसी वक्त का समय रहा होगा, केजरीवाल ने कहा कि अर्थव्यवस्था इसलिए डूब रही क्योंकि उस पर लक्ष्मी गणेश की फोटो नहीं है। और ये सारे मुद्दे वे मुद्दे थे जिससे ये तय हो रहा था कि अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करना चाहते हैं, और वो बीजेपी से टकराते हुए नहीं नजर आना चाहते। लंबे वक्त तक शुरुआत में उन्होंने कट्टर बीजेपी की आलोचना की, नरेंद्र मोदी की आलोचना की, लेकिन उसके बाद वे इस बात को लेकर के चिंतित दिखे कि उसके बाद भी बीजेपी ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। फिर लंबे वक्त तक उन्होंने नरेंद्र मोदी पर कोई शब्द नहीं बोला, लेकिन उनकी योजनाएं ऐसी थी, जैसे दिल्ली में जो दंगे हुए उस समय इनके ऊपर सवाल उठाए गए। लेकिन उसके बाद जब फिलहाल अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होती है, संजय सिंह जैसा उनका एक सांसद जो जनवादी तेवर में संसद में खड़े होकर अडानी के सवाल को, निजीकरण के सवाल को, किसानों के सवाल को ललकार करके पूछना शुरू करता है, वो जेल में डाल दिया जाता है। जिस दिन अरविंद केजरीवाल विपक्षी गठबंधन खेमे से जुड़ते हैं, अब उसके बाद लगातार उनके ऊपर निशाना। और जरा आप खोज कर देखिएगा, ये संजय मिश्रा कौन है। ईडी के डायरेक्टर और सीबीआई के डायरेक्टर को केंद्र सरकार ने क्यों कहा था कि इनको सेवा विस्तार दिया जाएगा? उसके पीछे ये था कि विपक्षी दलों की एकजुटता जो एक राजनीति में नया बदलाव पैदा कर रही है, उस बदलाव को कैसे रोका जाए और विपक्ष की आवाज को नैतिक रूप से कमजोर किया जाए। अब भारत के प्रधानमंत्री जब चुनाव में उतरेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता टीवी पर बैठेंगे, तो वो खुलेआम इस बात का आरोप लगाएंगे, देखो हम भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रहे हैं। ममता बनर्जी के यहाँ ईडी सीबीआई भ्रष्टाचार, तेजस्वी यादव के यहाँ ईडी सीबीआई भ्रष्टाचार, अरविंद केजरीवाल के यहाँ ईडी सीबीआई भ्रष्टाचार, और ये घमंडिया गठबंधन जो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, हम इनको जेल में डाल रहे हैं। और देश की आम जनता इस तथ्य से वंचित रह जाएगी कि मामला केवल अगर भ्रष्टाचार का होता, तो जो एनसीपी छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गया उसके ऊपर जांच कब होगी? जो बंगाल में अगर टीएमसी भ्रष्टाचारी है, तो उसके उस भ्रष्टाचारी पर कब जांच होगी जो बीजेपी ज्वाइन कर लिया और बीजेपी के पक्ष में बैठा हुआ वहां पे?
ये चक्की पीसिंग पीसिंग वाला 70 घंटे के भीतर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पद पर बैठ गया। इस पर जांच कब होगी? इसका मतलब ये है कि राजनीतिक चाल है और ईडी और सीबीआई का सियासी इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। जैसे-जैसे चुनाव करीब आ रहा है, विपक्षी दलों को चिन्हित करके उन्हें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि या तो वो इंडिया गठबंधन से दूर हो जाएं, विपक्षी एकजुटता से दूर हो जाएं, बीजेपी के सामने चुप हो जाएं। और अरविंद केजरीवाल ऐसा कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल कई मामलों पर चुप्पी साध करके बीजेपी के सामने खामोशी अख्तियार कर चुके हैं। वो 370 से लेकर के तमाम फैसलों पर बीजेपी के साथ खड़े भी हो चुके हैं, लेकिन उन्हें पता है कि बीजेपी उन्हें नहीं छोड़ने वाली। अब इसलिए देखना दिलचस्प होगा कि कल जब अरविंद केजरीवाल को ईडी में पेश होना होता है, उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रम क्या होते हैं, उसके बाद की किस दिशा में बैठता है। अब कल्पना करिए, किसी पार्टी के सबसे टॉप लीडर को आप जेल में डाल देंगे, तो उसके बाद क्या होगा? दिल्ली का मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अगर जेल में डाल दिया गया, तो ये सामान्य परिघटना नहीं होगी और यह परिघटना राजनीति में ठीक ठाक हलचल पैदा करेगी। विपक्षी खेमे में भी एक हलचल पैदा होगी, सत्ताधारी खेमे में भी इसका कोई ना कोई दूसरा एंगल निकलेगा और देखना ये दिलचस्प होगा कि इस पूरी दिशा में जो राजनीति चल रही है, वो राजनीति अंततः किस दिशा में करवट लेती है। और इससे इतना तो तय है कि राजा डर रहा है और राजा के डर से ये सबूत हैं कि पहले उसने ईडी सीबीआई के निदेशक का जो टर्म एंड कंडीशन थी उसको चेंज किया, उनका सेवा विस्तार दिया, अपने मनपसंद के अधिकारी बिठाए गए और अब उन अधिकारियों के जरिए कानूनी तरीके से नेताओं को भ्रष्टाचारी साबित कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री का भाषण लाइव टेलीकास्ट के जरिए गांव-गांव जाएगा कि देखो हमने लुटेरों, भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल दिया और पीछे एक खबर दबा दी जाएगी कि पिछले 5 साल में 5,000 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी के पास आया। इसका सवाल कोई नहीं पूछ सकता क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड आरटीआई के दायरे से बाहर हैं। आपका पैसा या तो कोई उद्योगपति विदेश में लेकर भाग रहा है या किसी पार्टी को चंदा मिल रहा है, जिसके बल पर वो अगला चुनाव लड़ेगी और विपक्षी दलों को लगातार निशाना बना करके उनका मनोबल तोड़ा जा रहा है, उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। आपका क्या मानना है इस पूरे विश्लेषण पर? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।